आज मेरी ससुराल में मेरी पहली रसोई है। खीर भी बन गई है। जल्दी से जाकर सभी को खीर परोस देती हूँ। बाप रे, इतनी जल्दी देवरानी जी की खीर भी बन गई। अब तो घर वाले कहेंगे कि कितनी फुर्तीली बहू है। देखो तो जरा, सुबह होते ही खीर भी बन गई है पहली रसोई की। इसे तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो सोच रही थी ये सुबह सोकर उठेगी और मेरे पास आकर बोलेगी कि चलो दीदी मुझे खीर बनाना सिखा दो। अब तो इसने सारा काम खुद ही कर लिया है खीर का। अब तो सारे घर वाले इसकी ही वाहवाही करेंगे। पहले ही दिन ये घर वालों पर अपना इंप्रेशन जमा लेगी। मेरी क्या रह जाएगी जो मैंने इतने सालों से बनाकर रखी है। इसलिए मुझे इसे रोकना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि मेरा जो इस घर में स्थान है वो बना रहे। अरे शीतल, रुको जरा, कहाँ जा रही हो? अरे दीदी, अच्छा हुआ जो आप आ गई। दीदी देखिए ना, मैंने सुबह पहली रसोई में खीर बनाई है, तो खीर सभी लोगों को देने जा रही थी। शीतल, मैं बहुत खुश हुई है सब देखकर कि तुमने पहले ही दिन सब कुछ इतनी अच्छे से कर लिया। अरे दूसरी लड़कियों को तो बहुत टाइम लगता है इन सब चीजों में। घर वालों की हेल्प लेते हैं पहले तो, और तुमने बिना किसी से कुछ पूछे कितनी अच्छी खीर बना ली है। आज तो तुम सभी लोगों के दिलों पर राज कर लोगी ऐसा लगता है। अरे कहाँ दीदी, ये सब तो बस थोड़ा बहुत काम कर ही लेती हूँ मैं। घर का खाना बनाना, घर के काम करना, ये तो मुझे आ ही जाता है। सुबह सोकर उठते ही सबसे पहले मैंने सोचा कि नहा धोकर पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद रसोई में आऊंगी, तो वैसा ही किया। उसके बाद जैसे ही किचन में आई तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी सी हेल्प ले लेती हूँ। लेकिन फिर मैं सोची कि आप ऐसे ही थकी हैं शादी के कामकाज के कारण, तो आपको सोने देती हूँ, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। वरना मैं तो फोन उठा ही ली थी आपको फोन लगाने के लिए। बस ये सोचकर मैंने फोन अपनी जगह पर रख दिया और अपना काम करने लगी। चलो अच्छा है ना। अरे दूसरी लड़कियों को तो पहले दिन कितना समझाना पड़ता है कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन तुम कितनी समझदार हो, बिना बोले बताए ही सारा काम कर लिया। बहुत अच्छी हो तुम सच में। जाओ सभी लोगों को खीर परोस दो जाकर। जी दीदी। तुम अपना काम करो देवरानी जी, और मैं अपना काम करूंगी। मम्मी जी, मम्मी जी, कहाँ हैं आप? हाँ बोलो भारती बेटा, क्या बात है? क्यों बुला रही हो मुझे? वैसे छोटी बहू कहाँ है? सोकर उठ गई है ना वो? आज उसकी पहली रसोई है, उसे बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, तो तुम देख लेना बेटा। मम्मी जी, अब इसी बात की चिंता तो मुझे भी थी कि आज उसकी पहली रसोई है, आज उसे कम से कम जल्दी उठना चाहिए। मैं इसी चिंता में 4 बजे रात से उठी हूँ और उठकर सारी रसोई साफ की हूँ। फिर उसे उठाकर मैंने नहाने के लिए बोला और पहले पूजा करने के लिए बोला। फिर सारा खीर का सब कुछ सामान निकाल कर दे दिया। उसने जो जो मुझसे हेल्प ली, मैंने सारी हेल्प कर दी मम्मी जी उसकी। फिर भी बस थोड़ी देर के लिए मैं नहाने के लिए क्या गई, उसने खीर में शक्कर ही नहीं डाली थी। फिर जब आकर मैंने देखा तो खीर की शक्कर तो जैसे की तैसे रखी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि खीर में शक्कर डाल दिए हो, तो उसने बोला अरे मैं तो भूल ही गई। अब मम्मी जी पहली बार तो बेचारी खीर बना रही थी, भूल गई होगी, तो फिर बस सब कुछ बता दिया है मैंने और कटोरी में निकाल कर खीर उसे दे दी है। बस वो गई है सामने सभी लोगों को खीर परोसने। अच्छा है बेटा, तुम अपने जैसे उसे भी निपोड़ कर देना। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तुम हर काम बहुत जिम्मेदारी से करती हो। हम बहुत खुशकिस्मत है आरती बेटा कि तुम हमारी बहू बनी हो। भगवान करे हर बहू तुम्हारी जैसी ही हो। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी बहू हमें मिलेगी जो हमारा इतने अच्छे से घर गृहस्थी संभाल लेगी। तुमने तो जैसे आकर हमारे सर से सारी जिम्मेदारियां उतार दी हैं। मम्मी जी, ये तो मेरा फर्ज है। बहू का फर्ज यही होता है कि वो अच्छे तरीके से अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल ले और अपनी सास को घर गृहस्थी के काम से छुट्टी दे दे। मम्मी जी, मेरी आपसे एक विनती है, आप शीतल को बड़े प्रेम से रखना। शीतल हमारे घर की छोटी बहू है, लाडली बहू है। मैं उसे अपनी बहन की तरह रखूंगी। और हाँ मम्मी जी, शीतल से आप ये मत बोलिएगा कि खीर बनाने में मैंने उसका सहयोग किया है। उसे अच्छा नहीं लगेगा ना ये सब बात सुनकर। अरे हम ऐसा क्यों बोलेंगे बेटा? हमारी रसोई, हमारी घर गृहस्थी हमारी दोनों बहुएं मिलकर संभाल रही हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? और तुम इतनी समझदार हो कि तुम्हारे रहते हुए हमें किसी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें किसी से कुछ बोलकर क्या ही मिलेगा? हमें तो बस 2 वक्त की रोटी मिलना चाहिए प्रेम से, हो गया। चलो ठीक है बेटा, अब हम भी जाकर बहू के हाथ की खीर चख लेते हैं जरा, फिर उसे नेम भी तो देना है। ठीक है मम्मी जी। हे राम, हे भगवान। मम्मी जी, शीतल ने ये सब क्या कर दिया? क्या हुआ बहू? तुम इतने आश्चर्य से ऐसे क्या बोल रही हो? क्या बात है? क्या किया छोटी बहू ने? देखिए ना मम्मी जी, मैंने उसे बोला था, बार बार बोला था कि पहले खीर का भोग भगवान जी को लगाना। हमारे दिवाली में पहला भोग लगना चाहिए, हमारे कुल देवता को पहला भोग लगना चाहिए, हमारे पितृदेवों को पहला भोग लगना चाहिए। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और खीर परोसने के लिए ले जा ली।
मैंने सोचा कि ये भोग लगा देगी, लेकिन देखिए ना, भोग की खीर तो जैसे के तैसे ही रखी है। क्या कुल देवता और पितृदेवों को भोग नहीं लगा है? बहू, तुम्हें उसे ध्यान से बोलना था ना, तुम्हें ध्यान से भोग लगवाना था। अब मम्मी जी, मैं तो उसे बताकर चली गई थी, मेरा और भी काम है ना, सारा घर समेटना है, अभी मेहमान अलग जा रहे हैं, उनकी अलग विदाई करना था। निकाल कर देने के बाद भी उसने भोग नहीं लगाया, तो इसमें मेरी क्या गलती है भला? अब मम्मी जी, मैंने उसे बोला, उसके बाद भी उसने माना नहीं, और तो और ऊपर से बोल रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है दीदी, जरूरी नहीं है भगवान को और पितृदेवों को भोग लगना, वो कोई खाते ही है क्या, दिल साफ होना चाहिए इंसान का, ऐसा बोल रही थी मुझसे। इतने सालों से जो हम परंपरा निभाते आ रहे हैं, उस परंपरा को आज उसने आते ही तोड़ दिया। आज उसकी अकल ठिकाने लगा देते हैं हम। यदि आज हमने उसे नहीं टोका तो कल को फिर वो ऐसे ही काम करेगी। अरे उसके आने से हमारे घर के नियम कानून नहीं बदल सकते। अरे अरे मम्मी जी, उससे कुछ मत बोलिएगा, बेचारी नई नवेली दुल्हन है, 4 लोग जो घर में हैं वो क्या सोचेंगे आपके बारे में। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी इतनी अच्छी इतनी प्यारी मम्मी जी को कोई भला बुरा बोले या आपके बारे में कोई भला बुरा सोचे। अब मम्मी जी, एक बार की बात जाने दीजिए, उसे प्रेम से समझा दीजिए आप, उसके बाद वो समझ जाएगी, और नहीं समझेगी तो फिर मैं हूं ना। अब वो भी बच्ची ही है मम्मी जी, ना समझे बेचारी, उसे प्लीज डांटिएगा मत आप। ठीक है, अब तुम बोल रही हो तो हम उसे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, हम उसे समझाएंगे जरूर, क्योंकि हम अपने घर के देवी देवताओं के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं कर सकते। जी मम्मी जी। ये हुई ना बात, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ऐसे कैसे मैं किसी को इस घर में अपना स्थान लेने दूंगी। मम्मी जी, जरा जाकर देखती हूँ कि सामने क्या चल रहा है। हाँ हाँ पापा, टेंट वाले का, खाना वाले का, सबका पैसा देकर हो गया है। बस थोड़ा बहुत जो पैसा रह गया है किराने वाले का, उसे और आज जाकर दे देता हूँ मैं। उसके बाद शादी के सारे कर्जे भी खत्म हो गए हमारे। बेटा, तुमने शुभम की शादी की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं। तुम्हारे रहते मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं हुई। हर चीज तुमने कितने अच्छे से संभाला है। लॉन वाले का, टेंट वाले का, खाना वाले का, बैंड बाजा, अरे हर किसी का तुमने कितने अच्छे से संभाला है। छोटी बहू, कहाँ है छोटी बहू? जी मम्मी जी, बोलिए ना। देखो बेटा, हमारे घर के कुछ नियम कानून है जो तुम्हें समझने पड़ेंगे। तुम्हें नहीं समझ में आता है तो अपनी जेठानी से पूछ लिया करो, मुझसे पूछ लिया करो। बेटा, तुम इस तरह नियमों को तोड़ोगी तो उसका भुगतना हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए बेटा, एक बार घर वालों से पूछ लिया करो, बड़े लोगों से पूछ लोगी तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी। और जब यदि बड़े लोग तुम्हें कोई बात समझाएं तो उसे हाँ कहकर समझ लेना, और बात विवाद मत करना बेटा। लेकिन मम्मी जी, क्या हुआ? मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रही हूँ। देखो बेटा, आज तुमने खीर बनाई, खीर को पहले भगवान जी को भोग लगा देना था, पितृदेवों को भोग लगा देना था, उसके बाद तुम्हें सभी लोगों को परोसना था। हमारे घर में जब कोई भी पकवान बनता है तो पहले भगवान जी को भोग लगता है। भगवान को भोग लगे बिना हम किसी को नहीं परोसते हैं। ये बात समझ लो बेटा, ये तुम्हारी पहली और आखिरी भूल है। सॉरी मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है बेटा, बस हम तुम्हें इतना ही समझाना चाहते थे। जाओ, अब जाकर रसोई में आरती की हेल्प करो। जी मम्मी जी, मैं जा ही रही थी रसोई में। मम्मी, अभी शीतल इस घर में नई नहीं है, उसे थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिए आप। और वैसे भी आरती है ना उसे समझाने के लिए। हाँ हाँ, आरती बहू है तो मुझे किस चीज की टेंशन है? फिर उसने तो सारा घर संभाला हुआ है, तो फिर इसे भी सब कुछ समझा देगी। हाँ तो फिर टेंशन क्यों लेती हो भाग्यवान? जाओ, जाकर आराम करो। बहुत ही ज्यादा थकान दिख रही है तुम्हारे चेहरे में, शादी की थकान बहुत हो गई है तुम्हें। जाकर सो जाओ थोड़ी देर। हाँ हाँ ठीक है। कितनी जल्दी शादी के 1 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। आज पूरा 1 महीना हो गया है मेरी शादी को। फ्रूट्स तो कट गए हैं, अब जल्दी से सभी लोगों के लिए दूध भी निकाल देती हूँ गिलास में। नाश्ते में आज कुछ हेल्दी खिलाती हूँ सभी को। रोज रोज वही तेल से तला भुजा नाश्ता खिलाकर उन लोगों की सेहत भी खराब हो रही है। आज फ्रूट्स और दूध देती हूँ। अरे बाप रे, आज तो सुबह के 10 बज गए हैं मुझे उठने में, पता ही नहीं चला कैसे इतनी देर तक मैं सो गई। वो क्या है ना शीतल, रात को मुझे बहुत देर में नींद आई, तो आज इसलिए सुबह सोकर उठने में मैं लेट हो गई। अब देखो ना, तुमने सारा किचन का काम कर लिया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब देखकर। अब जाओ, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, सुबह से उठी हो। अब रसोई का काम जितना बचा है तो मैं देख लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं दीदी, एक दिन लेट भी सोकर उठी तो कुछ नहीं होता, मैं तो कर रही हूँ ना सारा काम। अब जाओ, तुमने बहुत काम कर लिया रसोई का, अब तुम जाओ, जाकर
आराम करो थोड़ी देर, मैं रसोई का काम देख लेती हूँ, खाना मैं बना लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं दीदी, क्या हुआ यदि मैं सुबह से काम कर भी रही हूँ तो, और वैसे भी इस घर में आकर मुझे इन सब चीजों की आदत पड़ गई है। आप परेशान मत होइए। अरे क्यों परेशान ना हूँ शीतल, मैंने तुझे अपनी देवरानी नहीं अपनी छोटी बहन समझा है। तेरी जगह यदि मेरी छोटी बहन होती तो उससे भी मैं ऐसा ही बोलती। लगता है तू मुझे अपनी बड़ी बहन नहीं मानती है। जा जाकर सो जा। अब ठीक है दीदी, आप इतना बोल रही हैं तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आकर फिर आपके साथ हेल्प करवा दूंगी। ठीक है शीतल, जा जा शीतल, तू आराम कर और तेरा काम मैं कर देती हूँ। आरती बहू, आरती बहू, शीतल बहू, कहाँ हो तुम दोनों? अरे देखो मैं मंदिर से आ गई हूँ, लाओ जल्दी से मुझे चाय नाश्ता दे दो। हाँ हाँ मम्मी जी, बस चाय नाश्ता लेकर आ ही रही थी मैं, आप बैठिए। लीजिए मम्मी जी आपकी चाय, और मैंने आज आपके लिए ड्राई फ्रूट्स काट दिए हैं। मैंने सोचा कि आप बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस करती होंगी, क्योंकि शादी की भाग दौड़ की थकान अभी तक नहीं निकली है। महीने भर होने को आए हैं, लेकिन ऐसा लगने लगा है कि अब थोड़े दिनों के लिए आराम किया जाए। कितना काम कर रही हैं आप भी और मैं भी, एकदम थकान जा ही नहीं रही है। हाँ हाँ बेटा, ये तो तुम सही बोल रही हो, शादी का काम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। कहाँ का बगरोना समेटे, कहाँ का फैलावा कम करें, ये धुलना वो धुलना, ये करना वो, कितना काम हो गया है। एकदम हालत खराब जैसे लगने लगी है। तुम्हारा चेहरा भी एकदम ही उतरा हुआ है। थोड़ी देर रेस्ट कर लेती बेटा। अरे मम्मी जी, अब रेस्ट करने का कहाँ समय मिला है मुझे। सुबह से उठी हूँ तो सारे घर का झाड़ू पोछा कपड़े सब कुछ करने के बाद में रसोई में जाकर बैठी हूँ। अभी तो बस सभी के लिए फ्रूट्स काट दिए हैं और चाय बना दिया है। लेकिन जब मैं सुबह सोकर उठी थी तो छोटी बहू उठ गई थी उतने समय तो। हाँ मम्मी जी उठ गई थी, लेकिन झाड़ू पकड़ी उसने और आपके जाने के बाद में झाड़ू को रखकर फिर से जाकर सो गई। जब मैंने उसे बोला कि क्या हुआ तो बोलने लगी कि आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए जाकर सो गई वो। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है? क्यों, क्या हुआ उसे? अच्छी भली तो दिख रही थी। अरे मम्मी जी, हो सकता है उसकी तबीयत सच में खराब लग रही हो, अब बेचारी क्या ही करेगी। अभी क्या है, इतने बड़े घर के काम करने की आदत नहीं है उसे, फिर भी तो मैं उससे ज्यादा कोई काम नहीं करवाती हूँ। सिर्फ सब्जी कटवा लेती हूँ और आटा गुंदवा लेती हूँ, बस सारे घर का काम तो मैं ही संभाले हुए हूँ। जब बेटा 1 महीने से वो कोई काम नहीं कर रही है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे तो बताना था, मैं तो उसे समझाती, थोड़े से काम करने के लिए उसे भी बोलती मैं। अरे मम्मी जी, अब हम दोनों के बीच में आप बोलेंगी तो शोभा भी तो नहीं देता, फिर उसके मन में मेरे लिए खटास आ जाएगी, इसलिए रहने दीजिए। काम उसने किया या मैंने किया, बात एक ही है। वो बोलती है उसे इतने काम की आदत नहीं है, इसलिए अब मैं भी कुछ नहीं कह पाती। ये लीजिए, आप जल्दी से फ्रूट्स खा लीजिए और चाय पी लीजिए, मैं जब तक रसोई जाकर देखती हूँ कि क्या बनाना है। आराम करो देवरानी जी, आप आराम करो। बेचारी मेरी बड़ी बहू कितना काम करती है, और ये छोटी बहू 1 महीने से आई है, मुझे तो कोई काम करते हुए नहीं दिख रही है। हो सकता है इसकी सच में तबीयत खराब लग रही हो, जाकर देखती हूँ भला। हाँ मम्मी, बहुत ही मजा आया शादी में। अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे सभी लोग क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, चीनू तो बहुत ही ज्यादा मजा किया है, कितना मस्ती किया उसने शादी में, शादी भर सभी को हंसाने का काम किया है उसने। छोटी बहू, हंसी छिटोली हो गई हो तो जरा जाकर रसोई भी संभाल लो, घर गृहस्थी में भी थोड़ा ध्यान दे लो। मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी मम्मी जी, मैं बस रसोई में जा ही रही थी। रसोई में जा रही थी? कब जा रही थी रसोई में? जब रसोई का सारा काम हो जाएगा, बड़ी बहू चाय नाश्ता खाना पीना सब बना लेगी, तब जाओगी तुम रसोई में। अपनी जिम्मेदारियां कब उठाना सीखोगी तुम? अरे मम्मी जी, क्या हुआ? आप शीतल को क्यों डांट रही हैं? मैं हूँ ना, मैं तो कर रही हूँ काम। चलिए आप जाइए, आराम करिए। बड़ी बहू, तुम इसका पक्ष मत लो ज्यादा, हमें इसे घर गृहस्थी के काम सिखाना है। अभी नहीं सीखेगी तो फिर कब सीखेगी? बाद में मत बोलना कि तुम काम कर रही हो और वो आराम कर रही है। हम बता देते हैं तुम्हें, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। लेकिन मम्मी जी, मैं क्या ही गलत बोल रही हूँ? शीतल अभी नई आई है इस घर में, उसे आए हुए महीना भर तो हुआ है। बेचारी कैसे घर गृहस्थी संभाल लेगी इतनी जल्दी? किसी व्यक्ति से इतनी ज्यादा उपेक्षा भी रखना ठीक नहीं है। तुम जब शादी होकर घर आई थी तो तुमने 4 दिनों के बाद ही सारा घर कितने अच्छे से संभाल लिया था। हम चाहते हैं जिस तरह तुम घर गृहस्थी संभाले हुए हो, उसी तरह हमारी छोटी बहू भी सारी घर गृहस्थी संभाल ले। मम्मी जी, संभाल लेगी वो, आप क्यों टेंशन लेती हैं? पछताओगी बड़ी बहू, पछताओगी तुम, एक दिन देख लेना। शीतल, तुझे मम्मी जी की बात का बुरा लगा? मुझे भी अच्छा नहीं लगा।
मैंने तो उनसे बोल दिया था कि शीतल अभी अभी किचन के काम से फुर्सत होकर गई है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मम्मी जी ने तुझे ऐसा बोला। वैसे उनकी बात पर ज्यादा ध्यान मत देना, मैं हूं ना तेरी बड़ी बहन। मम्मी जी तो ऐसी ही हैं, हमेशा अपनी बहुओं की बुराई दूसरे के सामने करती रहती हैं और दूसरों की तारीफ करती रहती हैं। कभी भी वो मुझसे खुश नहीं रही आज तक, तो फिर तुझसे क्या खुश रहेंगी। ठीक है दीदी, चलिए हम चलकर खाना बनाते हैं। आरती बहुत ही ज्यादा चालबाज औरत थी, वो नहीं चाहती थी कि उसकी जगह घर में और कोई बहू ले। वो हमेशा ही शीतल को घर वालों की नजरों में गिराना चाहती थी और शीतल के सामने अच्छी जेठानी बनने का नाटक करती थी और उसकी सास के सामने अच्छी बहू बनने का नाटक करती थी। वो ऐसी बात करती थी कि सामने वाले को लगे कि ये शीतल का पक्ष ले रही है, लेकिन समझने वाले के लिए इशारा ही काफी रहता है। सो इसकी सास सब समझ जाती थी और शीतल को भला बुरा सुनाने लगती थी, जबकि शीतल घर गृहस्थी का काम बहुत अच्छे से करती थी। और जब शीतल की सास आती थी तो उसके रसोई में आने से पहले ही आरती देख लेती थी और आरती रसोई से शीतल को पहुंचा देती थी और खुद रसोई में आकर काम करने लगती थी। 2 महीने बीत गए थे इसी तरह। अब शीतल की सास को शीतल के प्रति थोड़ी कड़वाहट, गुस्सा, नाराजगी भरने लगी। शीतल, सारा सामान तुमने अच्छे से रख लिया है ना? क्योंकि हम लोग जहाँ हनीमून मनाने जा रहे हैं वहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए थोड़ी गर्म कपड़े और मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह रख लेना। हाँ हाँ, आप चिंता मत करिए, मैंने सारा सामान रख लिया है। अरे वाह, मतलब आप लोगों की हनीमून में जाने की तैयारी हो भी गई? हाँ भाभी, तैयारी हो गई है। आज शाम की फ्लाइट है हम लोगों की। चलो बढ़िया है, अभी ही तो दिन है तुम्हारे घूमने फिरने के, फिर उसके बाद में कहाँ घूम फिर पाओगे। बच्चे होने के बाद में फिर इंसान इतनी आजादी से घूम नहीं पाता है। वैसे सारे सामान अच्छे से रख लिए हो ना तुमने शीतल? कपड़े वगैरह और जो जो जरूरत का सामान है सब कुछ रख लिया है ना? हाँ दीदी, सब कुछ तो बहुत अच्छे से रख लिया है मैंने। ये क्या शीतल, तुम इस साड़ी में हनीमून मनाने जा रही हो? साड़ी वाड़ी रहने दो, मैं तो कहती हूँ बढ़िया बढ़िया से फैंसी कपड़े और शॉर्ट ड्रेस रखो। उतारो इस साड़ी को, शॉर्ट कपड़े पहनो। अरे कम से कम बाहर जा रही हो तो अपने हिसाब से तो जियो, थोड़ा अपने हिसाब से भी जीना सीखना चाहिए। लेकिन दीदी, घर के लोग देखेंगे, आपको तो पता है वैसे भी मम्मी जी मुझसे नाराज रहती हैं। उन्हें पता चलेगा कि मैं शॉर्ट ड्रेस लेकर गई हूँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी और मुझे भला बुरा सुनाएंगी। अरे शीतल, इतना सोचोगी तो तुम अपनी जिंदगी ही नहीं जी पाओगी। क्या तुम नहीं सोचती हो कि तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आया कि तुम बाहर घूमने जा रही हो अपने पति के साथ, तो थोड़ा फैंसी ड्रेस लेकर जाओ। बोलो बोलो, क्या तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आया? क्या तुम्हें पसंद नहीं है? बताओ। हाँ दीदी, मुझे तो बहुत पसंद है शॉर्ट ड्रेस। मैं सोच रही थी कि कम से कम हनीमून में जाकर तो पहन ही सकते हैं, लेकिन आप तो जानती है ना, मम्मी जी तो मेरी छोटी छोटी सी बात को लेकर मुझसे नाराज रहती हैं। बस इसलिए मैंने सोचा कि मैं। अरे तुम मम्मी जी की चिंता छोड़ो, तुम यहाँ से बढ़िया सी ड्रेस पहन कर जाओ, मम्मी जी को मैं संभाल लूंगी। लेकिन दीदी, अरे लेकिन को छोड़ो, कब तक दूसरों के बारे में सोचते रहोगी? अपनी जिंदगी जियो, थोड़ा सा अपने लिए भी जीना सीखो। यहाँ तो हम तो कर करके ही मरे जा रहे हैं। देख नहीं रही हो कि तुम इस घर में तो जितना करोगी, जिसके लिए जितना भी कर दोगी उतना ही कम है। तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। अभी से अपने हिसाब से जीना नहीं सीखोगी ना तो फिर तो ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है दीदी, आप सही बोल रही हैं। वैसे भी बड़े भैया और पापा जी तो रहेंगे नहीं, वो तो अपने अपने काम में रहेंगे। अब शाम को 5 बजे कोई बड़ा बूढ़ा घर पर नहीं रहेगा, तो मैं पहन लूंगी ड्रेस और सीधे जाकर गाड़ी में ही तो बैठना है। हाँ हाँ बिल्कुल, प्लीज आप थोड़ी देर बैठिए ना, मैं ड्रेस पहनकर आ रही हूँ और आपको दिखाती हूँ। ठीक है, मैं बैठती हूँ। हाँ हाँ पहनो, शॉर्ट ड्रेस पहनो, मैं यहीं बैठी हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ओह माय गॉड, कितनी प्यारी लग रही हो शीतल, तुम पहचान में ही नहीं आ रही हो, बिल्कुल बारबी डॉल की तरह लग रही हो तुम। सच बताइए दीदी, अच्छी लग रही हूँ ना? कपड़े बेकार तो नहीं दिख रही हैं मेरे ऊपर? अरे हाँ, बहुत सुंदर दिख रही हो, लेकिन ये जैकेट क्यों डाल लिया है तुमने? जैकेट को हटाओ। दीदी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है अंदर कपड़े, इसलिए मैंने ऊपर से जैकेट डाल ली है। मैं बाद में उतार लूंगी, मुझे थोड़ा अनकंफर्ट फील हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, यदि तुम नहीं चाह रही हो इसे उतारना तो मत उतारो, लेकिन इतना भी पहनी हो तो बहुत प्यारी लग रही हो, एकदम ही किसी अंग्रेजन के समान लग रही हो। बहुत प्यारी लग रही हो तुम, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी सुंदर भी दिख सकती हो। थैंक यू दीदी, आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं। सच में आपके रूप में मुझे बड़ी बहन मिली है, भगवान करे आपके जैसी जेठानी हर लड़की को मिले। अरे ये क्या पहन लिया शीतल तुमने? क्यों, अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या मैं? नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। अब चलो जल्दी, हमारी फ्लाइट का टाइम भी हो गया है। ठीक है मम्मी, तो हम लोग चलते हैं अब। हाँ जाओ बेटा, और बहू का ध्यान रखना। प्रणाम मम्मी जी। शीतल बहू, ये सब क्या है? अरे शाम के 5 बजने को आए हैं, आप लोग जाइए, आप लोगों की फ्लाइट का टाइम हो जाएगा। देवर जी,
अपना और शीतल का ख्याल रखिएगा और पहुंचते ही हमें फोन कर दीजिएगा। जी भाभी। जी भाभी। ये सब क्या है बड़ी बहू? ये किस तरह के कपड़े पहनकर गई है छोटी बहू? अब मम्मी जी मैं क्या कर सकती हूँ भला इसमें? मैंने तो उसे 50 बार मना किया कि इस तरह के कपड़े यहाँ से पहनकर मत जा, वहाँ जाकर पहन लेना भले, लेकिन मुझ पर ही गर्म होने लगी और मुझे ही भला बुरा सुना दिया उसने। मुझे ही उल्टा सीधा सुनाने के लिए बैठ गई। 4 बात मुझे ही सुना डाला उसने कि आप क्या जानो फैशन क्या होता है, आप लोग मुझे घर में बांध कर रखना चाहते हैं, आप लोग मुझे साड़ी में लपेट कर रखना चाहते हैं, तो आप लोग ऐसे हैं, आप लोग वैसे हैं। ना जाने मुझे क्या कुछ सुना दिया उसने। क्या बात कर रही हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और जब वो ये सब बातें बोल रही थी तो मैं कहाँ थी? अब मम्मी जी आप घर पर रहती ही कहाँ हैं? आधे से ज्यादा समय तो आपका मंडली और सत्संग में गुजरता है, तो आपको पता ही क्या होगा कि घर में चलता क्या है। आज तक कभी बताइए आप कि मैंने साड़ी के अलावा और दूसरे कोई कपड़े पहने होंगे? मुझे तो उसने ऐसा समझ कर रखा है कि जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मैं कभी आपसे कुछ नहीं बताती, कभी इनसे कुछ नहीं बताती, पापा जी से कभी शिकायत नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि परिवार एक बनकर रहे, एक रहे। जब वो इतना कुछ बोलती है तो तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो बेटा? अब मम्मी जी मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब एक साथ रहें, प्रेम से रहें। हम लोगों के बीच में जो प्रेम भाव है वो बना रहे। अब आप कुछ बोलेंगी उसे तो वो फिर मुझे 4 बात सुनाएगी। ऐसे ही मैं त्रस्त हो गई हूँ उसकी बातें सुन सुनकर। अब तो बस ऐसा लगता है कि वो जो बोल रही है चुपचाप उसकी बातें सुनते जाऊं। हो गया। आप तो जानती हैं बच्चे संभालना, घर संभालना और सारे घर वालों की जरूरतें पूरी करना कितना लगता है इसमें। कोई बात नहीं बेटा, आने दो उसे, उसकी खबर लेती हूँ जरा मैं, तब उसे समझ में आएगा उसने समझकर क्या रखा है तुम्हें। एक तो बिना बोले चाले वो लोग हनीमून मनाने चले गए। कम से कम 2-4 दिन पहले मुझे पूछना तो चाहिए था। कल बता रहा था, कल बताया है मुझे शुभम ने कि वो हनीमून मनाने जा रही हैं। अब बताओ ना, आपको कुछ नहीं समझ रही हैं वो लोग, तो फिर मैं तो दूर की बात हूँ, मुझे तो कुछ समझते ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसने मुझे जेठानी नहीं नौकरानी बनाकर रखा है। नहीं बेटा, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और तुम्हारा दर्जा इस घर में कोई नहीं ले सकता। आने दो जरा उसे, उसकी खटिया खड़ी करती हूँ मैं। कौन नौकरानी है और कौन महारानी है ये उसके आने के बाद पता चल जाएगा तुम्हें। तुम जरा भी परेशान मत हो। जी मम्मी जी। बस क्या है, ऐसे ही चलते रहता है। यहाँ आरती अपनी सास के कान भरती रहती है अपनी देवरानी के खिलाफ और उसकी सास शीतल के प्रति अपने मन में बैर लेकर बैठ जाती है। जब शीतल हनीमून मनाकर आती है तब। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम पापा जी। सबसे पहले तो ये बताओ, ये तुम्हारा कौन सा तरीका है कपड़े पहनने का? क्या तुम भूल गई हो कि तुम इस घर की बहू हो? मम्मी तुम चुप करो, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में बड़े बुजुर्गों का मान लगता है छोड़ दिया है तुम लोगों ने करना। अब हम लोगों का होना ना होना तुम लोगों के लिए एक ही बराबर है। क्या तुम लोग भूल गए हो कि इस घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं? अरे 4 लोगों ने जब तुम्हें देखा होगा इस तरह के कपड़े पहनते हुए तो क्या बोले होंगे वो लोग? आज की बात एक बात याद रखना, इस घर में यदि तुम्हें रहना है तो साड़ी में ही रहना पड़ेगा। तरीके से पहनो, वरना इस घर से तुम्हारा बोरिया बिस्तर उठाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा मुझे। इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहो। समझ में आई या नहीं? और ये मोटे मोटे आंसू बहाने से ये मत समझना कि मैं डर जाऊंगी। मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सास हूँ और तुम्हें मेरी बात सुनकर चलना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा नाटक देख रही हूँ तुम्हारे। कुछ बोलती नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमर्जी चलाओगी इस घर में। तुम अपने हिसाब से रहोगी। ये घर हमारा है, तुम इस घर की छोटी बहू हो। जिस तरह से बड़ी बहू रह रही है उसी तरह से तुम्हें भी रहना पड़ेगा। लेकिन मम्मी। तुम बीच में मत बोलो बेटा। तुम्हारी मम्मी तुम्हारी पत्नी को समझा रही है ना, वो उसकी छोटी बहू है, अपनी बहू को किस तरह से रखना है ये बात तुम्हारी मम्मी को बहुत अच्छे से पता है। तुम बीच में ना ही बोलो तो बेहतर होगा। इस तरह का पहनावा पहनकर तुम हमारे सामने आ गई तो तुम कल को कुछ भी कर सकती हो। चलो अंदर जाओ और इस तरह के कपड़े में कभी दोबारा दिखना मत। तुम इस घर की बहू हो तो बहू की तरह रहो। तुमने कुछ ज्यादा ही नहीं डांट दिया आज बहू को? हे भगवान, कितना ज्यादा सर में दर्द हो रहा है मेरे। छोटी बहू, बड़ी बहू, दवाई गोली होगी तो दे दो जरा मुझे, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ये लीजिए मम्मी की दवाई। क्या बात है बेटा, तुम इतनी ज्यादा थकी हुई लग रही हो, क्या हुआ? अब मम्मी जी आपको तो पता है कि शीतल प्रेग्नेंट है, इसलिए वो कोई भी काम नहीं कर रही है घर का। बोल रही है कि डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने बताया है तो रसोई में अंदर जाती ही नहीं है। बोलती है जी मचलाता है, उल्टियां होती हैं, न झुक कर झाड़ू लगाती न कुछ करती है। अब सारा काम पड़ जाता है मुझे। ये छोटी बहू ने तो नाक में दम करके रख दिया है। ना जाने किस जन्म का बदला ले रही है हमसे। तुम्हारे जैसी जेठानी उसे मिली है इसलिए वो इतना फायदा उठा रही है।
एक काम करती हूँ, उसके मायके वालों को बुलाकर उसे रवाना करवा देती हूँ। डिलीवरी के बाद ही आना बोलूंगी। अरे मतलब कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब क्या वो अपनी मनमानी करेगी? बहुत हो गया उसका नाटक, बहुत झेल लिया, बहुत देख लिया हमने। अरे 6 महीने से उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, अब हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं नहीं मम्मी जी, उसे कुछ मत बोलिएगा, वरना वो मुझे ही भला बुरा सुनाएगी और मैं तो उसकी बातें सुन सुनकर परेशान हो गई हूँ। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि अब क्या बताऊं, बात आप लोगों की है इसलिए मैं चुप रहती हूँ, वरना वरना तो अब मेरे सीधेपन का नाजायज फायदा उठा रही है वो। ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना देती हूँ। इस छोटी बहू ने तो नाक में दम करके रख दिया है जी। सीधी सादी जेठानी क्या मिल गई है उसे, तो वो अपनी मनमर्जी चला रही है। बेचारी को परेशान करके रख दिया है, नौकरानी समझ कर रखा है। 6 महीने से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब नहीं करूंगी। छोटी बहू, ये बैग लेकर तुम कहाँ जा रही हो? आप कहाँ जाने की तैयारी हो गई है? बहुत ही ज्यादा मनमर्जी चलाने लगी हो। देखो तुम इस घर की बहू हो, आप हमारा। मम्मी जी आप कुछ बोले उससे पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं अब हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं रही हूँ। आपके घर में मैं बैठकर खा रही हूँ, आप लोगों को परेशान कर रही हूँ, आपकी बड़ी बहू को मैं। अरे शीतल, तुम कहाँ जा रही हो अपना बैग लेकर? ऐसा है जेठानी जी कि मेरे कारण आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई हैं। आपको मैंने अपनी नौकरानी बनाकर रखा है, इस घर के सारे काम आप ही करती हैं। अब मैं तो झूला झूल रही हूँ, इसलिए मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। ऐसा मैंने तुमसे कब कहा? तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? मैंने तुमसे कब कहा कि तुम। अभी तक तो मैं आपको बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन आज मैंने जब आपकी सारी सच्चाई सुनी तो मेरे पैरों तले जमीन खसक गई। आप मेरे पीठ के पीछे मम्मी जी को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। एक दो बार और मैंने ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें सुन ली थी, लेकिन मुझे लगा कि आप भला मेरे लिए ऐसा क्यों बोलेंगी। मुझे लगा कि मैंने शायद गलती से सुन लिया है, यही सब सोचकर मैंने सारी बातों को टाल दिया। लेकिन आज जब मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और मैं आपकी सच्चाई जान गई। सच्चाई? कैसी सच्चाई? क्या बात है शीतल बहू, क्या हुआ? अब मम्मी जी आप तो ज्यादातर घर पर रहती नहीं है, इधर उधर मोहल्ले पड़ोस में बैठना, सत्संग में जाना, इसके अलावा आपके पास काम ही क्या है? अब जैसा दीदी आपको बताती है आप उनकी बातों में आ जाते हो। दीदी ने आपको बताया कि मैं काम नहीं करती, तो आपने सोचा कि मैं काम नहीं करती। दीदी मुझे अपने हिसाब से चला रही हैं और एक तरफ आपको अपने हिसाब से चला रही हैं। मेरे सामने इतनी मीठी मीठी बातें करेंगी कि मुझे लगता है कि इनसे बड़ा हितैषी इस घर में और मेरा दूसरा कोई नहीं है। और आपके सामने जाकर मेरी बुराई बताती हैं। आपको पता भी है मैं सुबह 6 बजे से उठकर घर का सारा काम करती हूँ। ये महारानी 8:30-9 बजे किचन में आकर मुझे रसोई से विदा कर देती हैं और आपको ये बताया जाता है कि सुबह से रसोई ये संभाल रही हैं। बोलो बड़ी बहू, ये सब सच बोल रही है शीतल बहू? यदि तुमने ऐसा किया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शीतल के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर शीतल की सास के पैरों तले जमीन खसक जाती है। जो अपनी बड़ी बहू को इतना अच्छा समझती हैं, आज उसकी सच्चाई जानकर उनका पूरा भरोसा ही उठ जाता है उस पर से, और वो अपनी बड़ी बहू को बहुत सुनाती हैं, बहुत प्रकार से समझाती हैं और उसे डांटती हैं। बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों हमें अपनी छोटी बहू के खिलाफ भड़काया? जो तुम्हारा इतना काम कर रही है, तुम्हें बड़ी बहन की तरह समझ रही है, तुमने उसके खिलाफ ही हमें भड़काया और उसे भला बुरा सुनवाया हमारे हाथों। मम्मी जी मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जगह शीतल ले लेगी इस घर में। शीतल फटाफट सारे काम कर लेती थी, शीतल सबका ख्याल रखती थी। तो बस मैंने यही सोचा कि शीतल की सब वाहवाही करने लगेंगे, इसलिए शुरू दिन से ही शीतल के खिलाफ आपके कान भरने शुरू कर दिए मैंने। मम्मी जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने इतनी बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफी हमसे नहीं शीतल बहू से मांगो। शीतल मुझे माफ कर दो, मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मैं स्वार्थी थी, मैं स्वार्थ में आकर तुम्हारे लिए पता नहीं क्या कुछ बोल गई। मुझे माफ कर दो शीतल, मुझे माफ कर दो। ठीक है दीदी, मैं आपको माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आइंदा से आप ऐसी गलती ना करें। बड़े को बड़े की तरह और छोटे को छोटे की तरह ही रहना चाहिए। हर रिश्ते में एक मर्यादा होना बहुत जरूरी है। शीतल अपनी जेठानी को माफ कर देती है और उसके बाद उसकी जेठानी फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करती है और सास के सामने भी दोनों बहुओं की सच्चाई आ जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।